हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू दी इलीगल माइग्रेंट्स। जो इलीगल माइग्रेंट्स बताए गए हैं यूएसए के अंदर और उन्हें इंडिया डिपोर्ट किया गया है। पहली बार जो लोग आ रहे हैं दैट इज नियरली 200 इंडियंस हैं जो मिलिट्री प्लेन से वापस भेजे गए हैं। और ये तब हुआ है जब दोनों ही देश के लीडर्स ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फेब के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करेंगे। ऑलराइट, देखिए ये चीज़ जैसे ही ट्रम्प पावर में आए हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम डेली वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं दैट थिंग्स आर ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टर्मोइल, जिसमें से इलीगल माइग्रेशन एक ऐसा कंसर्न है यूएसए के लिए स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसीज को एक्टिवेट कर दिया है एंड दैट इज व्हाई दे आर डिपोर्टिंग एवरीवन हु इज एन इलीगल माइग्रेंट इन यूएसए इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर बताया जा रहा है इंडियंस का दैट इज 18,000 और इंडियन मिनिस्ट्री ने टेक इन करने से पहले ये इंश्योर किया कि उनकी नेशनैलिटी क्या है। राइट, तो ये चीज़ जो है ये आपका सबसे पहला है। अब ये देखने लायक रहेगा कि ये जो यूथ है या जिस तरीके से भी जो नेशनल्स हमारे वापस आ रहे हैं उनको किस तरीके से केटर करेगा भारत, किस तरीके से चीज़ें होंगी यहाँ पर। बट यस, एक चीज़ हो गई है दैट यस दे आर डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इस आर्टिकल को उस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के माध्यम से देख लीजिए या जैसे भी। इस चीज़ से रिलेटेड आज के पेपर में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो स्पेसिफिकली यूएसए से रिलेटेड है, बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ दैट थिंग्स आर ऑन अ डिफरेंट पेज एंड चैप्टर दिस टाइम। अगेन सेकेंड जो न्यूज़ है हमारी दैट इज फ्रॉम चाइना। ठीक है, यूएस के एक तरफा बोल दिया उन्होंने कि यूनिलेटरल हाइक किया था इन लोगों ने हमारे साथ, जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं, क्योंकि चाइना के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए हैं यूएसए ने। तो फॉलो बैक के अंदर आपके चाइना ने भी आपकी बहुत जो यूएसए की कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या कर दिया है जी, जो उनके मेजरली ऑयल और गैस इंपोर्ट्स जो होते हैं वहाँ से, जो क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है जो आपकी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे एडिशनल जो चाइना के सभी चीज़ों के ऊपर, उसके कुछ टाइम बाद ही 15% ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम यूएस की तरफ से उनके ऊपर कोल और नेचुरल गैस के ऊपर स्पेसिफिकली आपका क्या लगा दिया गया है, टैरिफ एक्स्ट्रा लगाए हैं चाइना ने यूएस के। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड नहीं होता है, ये दोनों यूएसए की सबसे बड़ी मार्केट है एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में चाइना, तो हार्म आपका दोनों देशों का होगा। और बैक एंड पे देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड इसका शिकार बनने वाला है, क्योंकि कल ही हमने देखा है इंडियन करेंसी भी डेप्रिशिएट कर गई है। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो जाता है जब इस तरीके से चीजें अनकंफर्टेबल स्टेट में चली जाती हैं। राइट, और बीजिंग ने सीधे सीधे कहा है दैट क्योंकि ये जो मेजर्स हैं ये लिए गए हैं यूनिलेटरल जो हाइक किया है वॉशिंगटन ने उसके बाद, मोर ओवर क्योंकि इस मामले में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली कोई भी एफर्ट्स नहीं डालता है, कोई भी स्टेप्स नहीं लेता है कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो दो देशों के बीच में नॉर्मलाइज्ड रहें, सही तरीके से रहे। इसीलिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू मेक अ सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग। मोरोवर ये भी देखना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी हुई है कि आपके जो यूएस टेक जायंट्स हैं, जो बड़े बड़े गूगल है, इंस्टाग्राम है, मेटा वगैरह है, ये सब 2011 से ही स्ट्रगल कर रहे हैं किसी तरीके से चाइना की मार्केट में इंट्रूड करने के लिए, बट वहाँ पर इनको अलाउ है ही नहीं, वहाँ पर ये अभी तक मार्केट को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वो वहाँ पर ये भी बोलते हैं दैट एंटी मनीपली जो लॉ है उसको वो लोग तोड़ना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है गूगल इन 2011 abandoned its Chinese language search engine in the mainland and transferred it to Hong Kong, क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट वहाँ पर हो ही नहीं रहा था, इसीलिए वहाँ पर उन्हें अपने सो कोल्ड चेंजेस करने पड़ते हैं, बिकॉज चीज़ें वहाँ पर अलग तरीके से होती हैं। राइट, तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल से आप ये चीज़ क्लियरली समझ पाएंगे दैट अ सॉर्ट ऑफ ट्रेड वॉर हैज़ बिगन अगेन। ऑलराइट, इससे रिलेटेड एक पूरा आर्टिकल आया है, हम वो डिस्कस करते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एडम स्मिथ का नाम लेते हुए पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया हुआ है जिसके अंदर इस प्रैक्टिसेस को बताया गया है कि दो देश जब इस तरीके से आमने सामने आते हैं तो उसकी चेन के अंदर पूरा वर्ल्ड जो है वो स्ट्रगल करता है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो आज आपकी न्यूज़ आई हुई है वो यही
है, हाउ बेगर दाई नेबर पॉलिसीज कैन मेक ग्लोबल ट्रेड कम टू अ स्टैंड स्टिल। ऑलराइट, क्या सिचुएशन है ये, क्या वर्ड है, कहाँ से ओरिजिन हुआ? इसका ओरिजिन जो माना जाता है दैट इज फ्रॉम योर एडम स्मिथ की बुक है 1776 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी, योर here it is given also, this book named वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस से एडम स्मिथ की बुक, एक बहुत ही रिनाउंड आपके इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये वो हिस्सा है जब एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर नेशन, एक पर्टिकुलर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के तहत दूसरे देश के ऊपर टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगा देता है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड मोरओवर ऐसी भी प्रैक्टिसेस करता है जिसके अंदर वो अपनी वैल्यू को ही डी वैल्यू करते रहते हैं, मतलब खुद डिप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। देखिए, हमने कल भी समझा था इकोनॉमी का स्टैंडर्ड है ये। इकोनॉमी आपको जब क्लियर है आपके बेसिक्स तो आप इजीली इस चीज़ को कैप्चर कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर आपके करेंसी की वैल्यू जो है वो कम है तो नेचुरल सी बात है जो बाहर से बायर आ रहा है, अगर मान लीजिए यूएस डॉलर के मुकाबले पहले आप 74 दे रहे थे, अब आपको 77 या 76 देने हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अब आपको ज़्यादा पैसे की चीज़ जो है वो कम डॉलर लगा के मिल जाएगी। उल्टा तब होगा, दिक्कत तब आएगी जब हमें कोई चीज़ जो डॉलर में लेनी है वो उस चीज़ के लिए हमें अपने प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें अपना नंबर अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है इस आर्टिकल के अंदर वो यही हो रही है कि बहुत सारी ऐसी देश हैं जो सपोर्टर्स हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसीज़ के, वो आर्ग्यू करते हैं कि वो ये जो पॉलिसी है ये कंट्री की डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, दे यूजुअली पॉइंट आउट दैट द कंट्रीज नीड टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज ताकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है, ताकि वो फॉरेन कंपटीशन के अंदर अपने आप को स्ट्रगल करा सके, सरवाइव करा सके। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर अपनी ही करेंसी को आप डेप्रिशिएट कर देंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीपर दिखेंगे, राइट, एंड आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, राइट। ये इसके अंदर मतलब आप ये कह सकते हैं इसके पूरे के पूरे फेवर में आपके जो चीज़ें हैं इस पॉलिसी के कि जो कर रहा है यूएसए वो कितना ठीक है या वो क्यों कर रहा है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। बिकॉज पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने बोल दिया है कि बेगर दाई नेबर पॉलिसी का मतलब होता है जब एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करती है, टैरिफ्स लगाती है या दूसरे को भुगतान करके वो खुद को बचाती है। समझ में आ गया? उस चीज को पॉजिटिव में क्या बताया है कि आपकी लोकल इकोनॉमी जो कंज्यूमरिज्म है, आपकी इकोनॉमी है, वो फॉर श्योर बच जाएगी। उसके अंदर जो है जब आप अपनी करेंसी भी डी वैल्यू कर लेंगे तो नेचुरली आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे। आपकी लोकल करेंसी जब बाहर से चीज़ें जो है वो महंगी आएंगी आपकी देश के अंदर, तो सीधी सी बात है कि आपका जो लोकल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा मार्केट में। ऑलराइट, अगर आपके यहाँ पर चाइना के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वो आपके लोकल प्रोडक्ट से महंगे हैं इसीलिए लोग उनको खरीद रहे हैं, ठीक है जी। तो यही चीज़ है कि आपकी अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए आप इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी पे उतरते हो जब आप दूसरे का सामान महंगा कर रहे हो, राइट। लेकिन इसके कुछ अपोजिंग व्यूज भी हैं, वो देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है उस चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ से अपोजिंग वॉइसेस, critics however argue that beggar thy neighbor policies can make all countries poorer, particularly when countries begin to retaliate against each other by imposing tit for tat tariffs, जो आज हमने देखा भी है। अगर आपका यूएसए चाइना के पोजीशन लगा रहा है तो नेचुरली आपकी तरफ रिटेलिएशन आपने देख लिया है कि चाइना भी आपकी यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। और अब ऐसा नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दोनों देश ही एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। जो भी चीज आउटपुट प्रोडक्ट के रूप में सेल आउट हो रही है उसके इंटरलिंकिंग चेन्स हैं बाकी सारे देशों के साथ। कहीं से रॉ मटेरियल नंबर 1 खरीदा जा रहा है, कहीं से दूसरा, तीसरा, इस तरीके से पूरी चेन लिंक्ड है। अगर मेरा सामान मार्केट में महंगा हो रहा है तो नेचुरल सी बात है कि जहां से मैं सामान खरीद रही हूं मुझे वो भी चीज क्या करनी पड़ेगी, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए महंगी ही खरीदनी पड़ेगी, या फिर मैं कह सकती हूँ मैं उनके लिए चीजें महंगी कर दूंगी।
राइट, ताकि मेरी आउटपुट कॉस्ट जो है वो मेरी इनपुट कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा रहे हर हाल में। बिकॉज अगर मेरा प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो महंगा बिक रहा है, तो मैं अपने रॉ मटेरियल से उस पैसे को क्या करने की कोशिश करूंगी, पूरा करने की, कि कैसे मैं वहां से प्रॉफिट कमाऊं। ऑलराइट, तो जो भी कोई मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मैं नेचुरली उसको जो है प्राइजेस कम दूंगी, या जैसे भी होगा उसके लिए फिर चीजें क्या हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी। बिकॉज आगे ये पूरा एक चेन बन जाएगा कि एक इंसान दूसरे से खरीद रहा है, वो उसको महंगा बेच रहा है, तो वो जो पिछले वाला है वो किसी और से महंगा लेगा या सस्ता बेचेगा, ठीक है, ताकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सके, अपने इनकम आउटकम, जो हम बिल्कुल सिंपल सा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कि अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए दूसरे इंसान का नुकसान करना ही इस पॉलिसी की बात की गई है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले कहा गया है कि टिट फॉर टैट जो है टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं, जो चाइना इस टाइम पे कर भी रहा है आपके यूएससी के साथ। दूसरी तरफ देखिए, पॉलिसीज वर इंप्लीमेंटेड नोटेबली ड्यूरिंग, और इस तरीके की पॉलिसीज ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखी गई हैं, देखी गई हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखा है, सभी देश प्रोटेक्शनिज्म पे उतर गए थे, और यही कारण था जो 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ऑलराइट, क्योंकि सभी कंट्रीज आज के टाइम के मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज में फिक्स्ड हैं, इसीलिए चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंटेंगल कर रही है। आप अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही पेज पर न्यूज आ गई है कि अगर यूएसए चाइना के ऊपर लगा रहा है तो चाइना भी लगाएगा। चाइना के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएसए की मार्केट से आपके एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। तो एट लास्ट उसका भुगतान किसे करना पड़ेगा, जो यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं उन लोगों को, ठीक है जी। और इसके अंदर हार्ड टू हार्ड जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी बाकी देशों से प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग भी इसमें सफर करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए, इस चीज को समझने के लिए ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल आया है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि अगर एक कंट्री जो है वो ना रिटेलिएट करे जब दूसरी कंट्री टैरिफ्स लगा रही है या ट्रेड बैरियर्स लगा रही है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करे, तो वो भी आपके डोमेस्टिक उसको एक्सपोर्टर्स को फेवर करती हैं चीजें, ठीक है। दे बिलीव कि कंट्रीज जो है वो यूनिलेटरल फ्री ट्रेड ले लेती हैं, कैन अवॉइड द डैमेज caused by retaliatory tariffs and in fact even benefit from the protectionist policies। तो आप ऐसे में क्या करें, आप दूसरे देश ढूंढे जहां पर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनके साथ ट्रेड करना ही कम कर दो, ना कि उनको बजाय कि आप टिट फॉर टैट पॉलिसी पे उतर जाए। आप अपने अल्टरनेट्स ढूंढना शुरू कर दीजिए कि उनकी मार्केट से हटा के आप अपने प्रोडक्ट्स के, आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को किसी और मार्केट में उतारो, एक नई मार्केट, नई लोकेशन, नए तरीके से चीज़ों को बेचना शुरू कर दें। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको इस एस्पेक्ट से पढ़ना है, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो दुनिया के अंदर चल रहा है अब ट्रेड वॉर का सिनेरियो जो स्टार्ट हो गया है। देखिए, वेयर इट विल स्टॉप एंड एंड ये अभी कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है, बट यस, जिस हिसाब से शुरू हुआ है चीज़ें जो है वो डिफिकल्ट लेवल पर जाने वाली हैं, ये तो पक्का है। ऑलराइट, ये चीज है। उसके बाद थोड़ी सी लोकल बात कर लेते हैं, स्टेट्स ओरिएंटेड। तमिलनाडु और आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में बहुत सारे स्टैंड स्टिल मोमेंट देखे गए हैं पिछले साल, ठीक है। काफी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने वोट जो स्पीच देने से मना कर दिया, उन्होंने आपके हमने एक इशू ये भी देखा था कि स्टेट असेंबली का जो है एंथम बजा और नेशनल एंथम नहीं बजा, इसीलिए वो वॉकआउट कर गए, ठीक है। आपके बहुत सारे बिल्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं गवर्नर की असेंट के लिए, जिसकी वजह से तमिलनाडु का जो बिजनेस है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो रुका पड़ा है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा मामला अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर रही है कि इन दोनों के बीच में जो भी चीजें हैं प्रॉब्लमेटिक टर्न के ऊपर, उसको नेचुरली सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि उसे हर हाल में सुलझा दिया जाए, ठीक है। तो यहां से आज जो आपको समझ में आएगा वो पूरा मैटर समझ में आ जाएगा कि किस बात के ऊपर इशू क्रिएट हुआ है। देखिए, क्लैश जो है वो मेजरली एमके स्टैलिन लेड गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो है वो इट इज ऑन दी डिले इन गिविंग असेंट ऑफ हाई एजुकेशन इश्यूज, ठीक है, सैंक्शंस, रेमिशन ऑफ प्रिजनर्स, उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सर्च कमेटी फॉर वाइस चेयरमैन। ऑलराइट, तो इन सारी चीज़ों को लेके हैं, काफ़ी लगभग 10 ऐसे हैं जो गवर्नर ने री इनेक्टेड बिल्स हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उनको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया है। तो मतलब कहने का कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो भी स्टेक है, जो भी चीज़ें हैं, वो सही से फंक्शन आउट नहीं कर पा रही है कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, गवर्नर है स्टेट का, वो साइन नहीं कर रहा है।
हमें पता है जैसे सेंटर पॉलिटी में आप इसे अच्छे से पढ़ पाते हैं चीज को, कि जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पर कोई भी बिल जो है वो एक्ट तभी बन पाता है जब वो दोनों हाउसेज से पास होने के बाद आपके कहाँ चला जाए जी, प्रेसिडेंट का असेंट उसे मिल जाए। इसी तरीके से स्टेट के अंदर जब कोई बिल पास होता है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद इट नीड्स द असेंट ऑफ द गवर्नर टू लेट इट बिकम एन एक्ट। ऑलराइट, तो वही चीज यहाँ नहीं हो पा रही है, इसीलिए दोनों जो है रिफ्ट की पोजीशन बनी हुई है, एंड दैट इज वाई जो ग्रांट है या जो चीज़ें हैं वो अब कहाँ पहुँच गई हैं जी, आपके सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई हैं, जहाँ ये चीज़ मानी जा रही है कि दोनों को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और न्यूज़ जो आ रही है वो यूसीसी से रिलेटेड है। गुजरात के अंदर उन्होंने बोल दिया है कि एक पैनल बनाया जाएगा जिसके अंदर ये चीज़ डिसिफर करने की कोशिश की जाएगी कि स्टेट में कितनी की ज़रूरत है यूसीसी इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है भारत का, आज़ाद भारत का, जिसने इसे इंप्लीमेंट कर लिया। इससे पहले गोवा में था, ऑलराइट, उत्तराखंड में स्टार्ट हो चुका है। अब गुजरात बात कर रहा है आपके यूसीसी के बारे में। अगेन टू रिवाइज फ्रॉम पॉलिटी जीएस पेपर 2 आर्टिकल नंबर 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां आपके शादी, डिवोर्स और जो आपके सिविल लॉज हैं वो एक ही एम्बिट के अंदर आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है, देयर विल बी अ सिंगल प्रोसीजर फॉर डिवोर्स, देयर विल बी अ सिंगल प्रोसीजर फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग, एवरी सिविल लॉ विल बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड व्हाटसोएवर द पर्सन माइट बिलोंग टू। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है यूसीसी। अब वही चीज है कि यहाँ पर कुछ अपोजिशन जो है वो इसको बोल रही है कि आपकी जो प्रेशराइजिंग इशू है या जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनसे हट के बात कर रही है गवर्नमेंट, बिना मतलब के मुद्दे लेके आ रही है। और जो आपकी करंट गवर्नमेंट है दे आर सेइंग दैट वी विल बी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी का सपना है पूरे देश में यूसीसी लगाने का उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर स्टेट वाइज हो रहा है तो वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ देयर इज अ डिबेट अबाउट कि क्या है, क्या स्टेटस है, अभी आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स होनी है वो देखनी रहेगी। बट ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से कि अब आपके सामने जो तीसरी स्टेट इसका इनिशिएटिव ले रही है दैट इज योर गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है वो यहाँ से है। देखिए, असम गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जितने भी फॉरेनर्स आपके यहाँ हैं जिनको आपने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया कि वो भारतीय नहीं है, तो आप उनको डिपोर्ट कब करने वाले हो, आप उनको कब तक जो है वो अपने यहाँ पर रखोगे। ऑलराइट, आप उनको ताउम्र एटर्निटी के लिए तो आप उनको डिटेन करके नहीं रख सकते हैं अपने पास, आप उनको डिपोर्ट कीजिए, आप यहाँ से बाहर भेजिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब उनकी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो पास के देश से, बिकॉज 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था या उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं उसके चलते असम के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया, पर बांग्लादेश मना कर रहा है दैट दे आर नॉट बांग्लादेशीज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा तो वहां पर देखिए ये चीज आप सामने आ जाएगी, आपके यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट व्हेन दीज डिटेंशन रीजनर्स सेंटर के अंदर ये पाया गया दैट दी बांग्लादेश इज सेइंग दीज आर नॉट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, attempts are being made to figure out if they are Bangladeshis, but Bangladesh refuse कर रहा है that they are not Bangladeshis, Indian बोल रहे हैं that they are not Indian, तो बेसिकली दे आर स्टेटलेस पीपल। अब इनके साथ करना क्या है, कब तक रखना है, बिकॉज बांग्लादेश ने बोल दिया कि 10 साल से तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, अब ये तुम्हारे हो गए, हमारे नहीं है। ऑलराइट, तो अब ये चीज कंसर्निंग हो गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि आपकी ड्यूटी बनती है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर एक पूरा डाटाबेस तैयार करें जिसके थ्रू आप ये कन्फिगर कर सकें कि कैसी चीजें सॉल्व करनी है, कैसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो असम के अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, दे वर एडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। राइट, इस चीज का प्लीज आप आज आंसर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद एक छोटा सा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आया है दैट इज रिगार्डिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आया है। आपकी जो
हॉकी की एजेंसी है, दैट इज योर अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जो है एक बैन लगा दिया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से। तो उससे रिलेटेड ये पूरा मामला है, और यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है कि जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है फेडरेशन के लोगों के द्वारा, उसके चलते ये बैन सामने आया है, जिसकी वजह से एट लास्ट भुगतना किसको पड़ा है? स्पोर्ट्स प्लेयर्स को। ठीक है, तो ये एक हल्का सा रीड आउट मटेरियल है आपके लिए, आर्टिकल है, इसको आप उस एम्बिट से पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव आप कह सकते हैं वो निकल के नहीं आ रहा है, फैक्ट निकल के नहीं आया है यहाँ से। राइट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आज के पेपर से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम, जस्ट अ सेकेंड, इट इज फ्रॉम दिस पेज, जहाँ पर अब हमें पढ़ना है, या हियर इट इज, एक बिल्कुल ही नई टर्म सामने निकल कर आई है। देखिए, हम जेवन्स पैराडॉक्स के नाम से एक चीज सामने आई है। जब से डीप सीक सामने आया है तो हमें पता है जो ओपन एआई है उसके शेयर्स में जो स्पेसिफिकली एक कंपनी यहाँ पर मेंशन की गई है, दैट इज योर चिप ऑफ सेल ऑफ कंपनी है नवीडिया, उसने अपनी 17% वैल्यू, एक ही दिन के अंदर 17% वैल्यू उसकी डिप्रिशिएट हो गई। लगभग 600 बिलियन डॉलर का उनको ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो लार्जेस्ट है किसी भी एक सिंगल कंपनी के लिए एक दिन में। बहुत टाइम के बाद ऐसा रिसेशन या कह सकते हैं ऐसा फॉल आउट देखने को मिला, स्पेसिफिकली एक कंपनी जो इतना अच्छा खासा कमा रही थी इतने सालों से। ठीक है, पिछले 2 सालों में इनके जब से ओपन एआई आया है, इनके स्टॉक मार्केट ने शेयर्स आसमान छू लिए थे, और एकदम से फॉल आउट होना, उसी की वजह से डीप सीक ने जो है वो आते ही क्या कर दिया था, पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया था, जो चीज हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि डीप सीक के बाउट के बाद जो ये आपकी कंपनीज हैं, एआई बुल्स जो हैं, ठीक है, बुल्स मतलब जो पॉजिटिव साइड पे लेके जाती हैं आपकी मार्केट को, ऊपर उठाती हैं, वो लोग होप कर रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर अब एक जो थ्योरी पहले प्रोपगेट होती आई है, दैट इज जेवन्स पैराडॉक्स, वो जो है वो मार्केट को कंजर्व कर लेगी। अब ये है क्या, ये समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये जो जेवन्स पैराडॉक्स है, इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट विलियम स्टेनले जेवन्स, जिन्होंने कहा था कि जब भी किसी एक रिसोर्स की मोर एफिशिएंट टू यूज, तो डिमांड कैन इंक्रीज रादर देन डिक्रीज एज द प्राइस टू यूज द रिसोर्स ड्रॉप्स। तो देखो ये क्या चीज बोली जा रही है कि ऐसा कई बार देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जब किसी चीज को डेवलप करते हैं तो उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं या कुछ भी, तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, या वो समझ ना आने की वजह से चीजें शिफ्ट आउट हो जाती हैं। बट जेवन्स पैराडॉक्स बोलता है कि क्योंकि अब वो आपने उसको टेक्नोलॉजी एफिशिएंट बना दिया है, तो ऐसे में लोगों के सामने उसका इंप्लीमेंटेशन जाता है कि उसको और ज्यादा उसकी डिमांड जनरेट हो जाती है मार्केट में। ठीक है, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो नेचुरली उसके प्राइसेस भी वहां पर काउंटर कर पाएंगे, उसके प्राइसेस को भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बिकॉज इस लॉस के बाद जो एकदम से ड्रॉप डाउन देखा गया, उसके बाद नवेडिया के जो शेयर्स हैं वो अब काफी पॉजिटिव टर्मोइल की तरफ जा रहे हैं, वो पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो रेफरेंस है, ये सत्या नडेला ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर बोला, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, दैट इज जेवन पैराडॉक्स स्ट्राइक्स अगेन as AI gets more efficient and accessible, we will see its use skyrocket, turning it into a commodity we just cannot get enough। मतलब अब हम इससे पीछे मुड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है, आपने लोगों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस में डाल दिया है, आपने लोगों को इसके बिल्कुल रूबरू करा दिया है, इसीलिए अब लोग इसको किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। मोर ओवर इसकी डिमांड जो है वो जितना ज़्यादा आप इसको एफिशिएंट बनाएंगे उतना ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और इसीलिए जो पेरेंट कंपनी है उसको नुकसान होने की बजाय प्रॉफिट होता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये तो चीज आप ऐसे मान के चलिए कि इस बार के पेपर में आपको सीधा भी पूछ सकता है यूपीएससी कि जेवन्स पैराडॉक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसका ध्यान रखना है। ऑलराइट, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दैट इज फ्रॉम हेयर, जहां पर अगेन टैरिफ वॉर के अंदर सिर्फ चाइना इकलौता बचा है जिसके ऊपर टैरिफ्स लगे हैं। कनाडा और मैक्सिको दोनों के ही लीडर्स ने ट्रंप के साथ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन में चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि जैसे आप चाह रहे हैं इलीगल माइग्रेशन, इलीगल ट्रेड, इलीगल आपकी जो स्मगलिंग हो रही है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल फिगर आउट, बिकॉज दे कैन नॉट पुट अप विद द टैरिफ्स इटसेल्फ।
ऑलराइट, तो ट्रंप की बात मानने को तैयार हो गए हैं कनाडा और मेक्सिको दोनों ही देश, जो एक नॉर्दर्न बाउंड्री पर है और एक सदर्न बाउंड्री पर है। ऑलराइट, उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। तो बचा अकेला चाइना, जिसके साथ ऑन एन एवरेज 1-to-1 पे हर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ रेट जो है आपके यूएसए ने बढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो दूसरी एक न्यूज़ आ रही है वो है यहाँ पर एल सल्वाडोर, आपकी सेंट्रल अमेरिकन नेशंस के अंदर है, कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर, जहाँ पर गोतीमाला, हॉन्डुरस वगैरह सारे देश हैं। उन्होंने बोला है कि यूएसए चाहे किसी भी नेशनैलिटी के लोगों को डिपोर्ट करे, वी विल कीप देम, ठीक है, हम अपनी जेल में रख लेंगे। और ये वो लोग हैं जो चाहे ग्रीवियस ऑफ क्राइम्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो, जितने भी आपके क्रिमिनल उसके अंदर है। देखिए यहाँ जब आप आर्टिकल को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है दैट अनप्रेसिडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइग्रेटरी एग्रीमेंट, जो भी कुछ हुआ है कहीं से भी किसी भी नेशनैलिटी के जो लोग हैं उनको हम अपनी जेल्स में रखने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बदले में क्या चाह रहे हैं, इनके हिसाब से कुछ अमाउंट जो यूएसए के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल सल्वाडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी जेल्स और पूरा सारा सिस्टम रीबूट कर सकते हैं। कमाल की बात ये है कि एल सल्वाडोर खुद 2022 से जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह टेक ओवर कर रहा है, और वहाँ पर जो स्टडीज़ बताई गई है वो ये कि वहाँ की जो जेल फैसिलिटीज़ हैं दे आर हार्श एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर द लिविंग। वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है, टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटीज़ नहीं है। मार्च 2022 से वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, जहाँ पर आपको कोई अधिकार है ही नहीं स्टेट के सामने बोलने का। ऐसा देश खुद सामने से उठकर आया है जो यूएसए को बोल रहा है दैट वी विल सपोर्ट यू इन एनी मैनर वी कैन। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लेवल पर जा रही है कि कैसे हो रहा है। ऑलराइट, तो ये आपको एल सल्वाडोर की लोकेशन आज अपने मैप के ऊपर एक बार जरूर देख लेनी है, साथ की जितनी भी आपकी सेंट्रल आइलैंड नेशंस है वो सारी। ऑलराइट, उसके बाद इधर हमने एक कुछ दिन पहले ही सीधा मैंने आपको बताया था M23 रिबेल ग्रुप है, राइट, जो सीधा पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर कि किस देश से ओरिजिनेटेड है। तो रवांडा का ग्रुप है ये जो रिबेल ग्रुप है आपका, और ये अटैक कर रहे हैं डीआरसी कोंगो के ऊपर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब जाके इन लोगों के बीच में एक ट्रूस साइन हुआ है कोंगो के ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि जो क्लैशेस हैं वो थोड़े से रिकवर होने की उम्मीद है, उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। और इसके अंदर ये चीज़ है जो मेजर आपके M23 है वो अब कैपिटल बुकावो की तरफ ना जाते हुए अब यहीं पर रुकने की बात कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। जस्ट आपको गो थ्रू होना है यहाँ से, बस आपको यहाँ से मेजर जो पता होना चाहिए वो M23 रिबेल ग्रुप का नाम कि किस देश से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है जी। उसके आसपास की पूरी ज्योग्राफी एक बार देख लेना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको वेस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो यहाँ पर लेक्स हैं, ताना है, और माली, ये जितनी भी आपके आसपास की लेक्स है, तंग्यानिका है, ये सारी आपको विक्टोरिया वगैरह ये आपको एक बार देख लेनी है, ताकि पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफिकल बेस्ड तो वो भी आपको आप आंसर कर पाएँ। ऑलराइट, क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने रेड सी के ऊपर क्वेश्चन 2 पूछे हैं, ऑलराइट, सीधा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, और रीज़न ये था क्योंकि रेड सी वाला एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। ऑलराइट, सो देयर इज़ अ लॉट मच इन टुडेज न्यूज़पेपर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू।